अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। इसमें कोई ना कोई मकसद होता है, इसकी बैकग्राउंड होती है, कोई अहम मैसेज होता है और माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों को मद्देनज़र रख के जो मेरी नाक़स सी मालूमात है उस पर बात करता हूँ। आपके कमेंट्स से मेरी हौसला अफजाई होगी, मुझ में बेहतरी आएगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, दोस्त अखबार में शेयर किया करें। इस व्लॉग का जो मकसद है वो बहुत ही अहम है और वो कुछ यूँ है कि आज हम इस हालत पे क्यों पहुँचे हैं। रोज़ टीवी पे तबसरे, बातें, ख़जाना लूट के बाहर ले गए, कोई तोशाखाना के नारे लगाता है, कोई चोर, कोई डाकू, अदालतें वहीं, कानून वहीं, कुछ समझ नहीं आती। सब कुछ ऐसे ही है जैसे हलीम की देग होती है। टीवी पे ही देखें तो 3 मोहतरम अशख़ास एक तरफ होते हैं, 3 दूसरी तरफ, तीनों की राय अगेंस्ट होती है, तीनों की राय फेवर में होती है। हम आवाम सोच रहे होते हैं कि क्या बनेगा। तो इस हालत तक हम जो पहुँचे हैं, ये जो सियासतदानों ने बैरून मुल्क कारोबार या जायदादें बनाई हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। टीवी पे आके कुछ लोग सच बोलने से कतराते हैं। भट्टो साहब के दौर से पहले जो अयूब खान साहब का दौर था वो सुनहरी दौर था। लाहौर से कालाशाह काकू और शदरे से शेहूपुरे तक खूब इंडस्ट्री लगी, हर तरफ तरक्की, खुशहाली का दौर हो रहा था। लेकिन उस दौर में भी ऐसे हुआ कि सतलुज, रावी, ब्यास, 3 दरिया बिक गए और हमारे हिस्से में झेलम और चनाब आया और जो उससे पैसे मिले उससे हमने तरवेला बनाया, जो आज भी आपाशी के लिए और बिजली के लिए। लेकिन तरबेले के बाद मंगला और उसके बाद कोई बड़ा डैम नहीं बन सका। जितना शोर जलसे जुलूसों में होता है और आवाम की महंगी बिजली से चीखें निकलती हैं, क्यों नहीं ये सियासतदान एक जगह बैठ के ये सोचते कि हमने कालाबाग डैम बनाना है। रियासत मदीना, फलाही रियासत, सब कहते हैं आवाम की तकदीर बदल देंगे। वज़ीर ख़जाना बाहर से आते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, कई एक अंडर ट्रायल होते हैं, पता नहीं क्या क्या है। मैं तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कर सकता। लेकिन इस नुक्ते पे कोई मुतफिक नहीं होता कि पाकिस्तान में एक डैम बनना चाहिए जिसका नाम कालाबाग डैम है। सब जलसे जुलूसों में, और आजकल उसको सबसे ज़्यादा बड़ा लीडर समझा जाता है जो हसास अदारों और आइन के ख़िलाफ़ बात करता है। उसे कहा जाता है कि ये पिछले 70 साल में ये जो बातें कर रहा है आज़ादी इज़हार के बहाने, वो आज तक किसी ने नहीं की। क्या कमाल किया। लेकिन हकीकत यह है कि वो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, वो पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल हमारे सामने है। एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा और एक नया मुल्क बन गया। हम जब भी कोई निज़ाम बदलने की कोशिश करते हैं, पहले कौमी अमलाक को, पब्लिक की प्रॉपर्टी को, लोगों की गाड़ियों को जलाते हैं, आग लगाते हैं, रोडें बंद करते हैं। मुसाफिर बेचारे, एयरपोर्ट जाने वाले, हामला ख़वातीन, हॉस्पिटल जाने वाली, मरीज़, तालिब इल्म, सारे बेचारे रसवा हो रहे होते हैं। स्कूल से घर छुट्टियां करके आने वाली ख़वातीन जो ड्यूटी पे जाती हैं, क्या इन लोगों को एहसास है जो ख़वातीन के हकूक़ के नारे लगाते हैं कि जब हम, कोई भी पार्टी है, जब हम रोडें बंद करते हैं तो इन ख़वातीन और इन बच्चियों का क्या हाल होता है, मरीज़ों का क्या हाल होता है।
صرف یہ ہمیں شوگر کوٹڈ گولی دیتے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے ذاتی مفاد ہیں. کوئی چینی مہنگی ہونے کی، کوئی دالیں مہنگی ہونے کی بات نہیں کرتا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور وہاں پہ چنے کی دال 280 سے 300 روپے کلو بک رہی ہے، ٹماٹر 250 روپے کلو بک رہے ہیں، پیاز 600 روپے کلو بک رہا ہے، دال مسور کی ثابت 400 450 روپے کلو ہے، دال ماش کی دھلی ہوئی 500 کلو سے اوپر ہے. کمال ہے. چاول 300 روپے کلو ہے. ہمارے ملک کی پیداوار ہے، یہاں پیدا ہوتے ہیں، پوری دنیا کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ڈالر 230 35 40 سے 220 پہ آ گیا، لیکن ابھی بھی قیمت وہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہی حال چائے کا ہے، یہی حال شیمپو کا ہے، یہی حال ہیئر کلر، جو بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، کولڈ ڈرنک، آئس کریم. میں تو حیران ہوتا ہوں. عمران صاحب خوش قسمت ہیں، انہوں نے بڑا احسان کیا پی ڈی ایم نے کہ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا، ورنہ حقیقت کی بات یہ ہے کہ اگر وہ رہتے تو واقعی ان کی سیاست بڑی آلودہ ہو جانی تھی. جو حالات موجودہ چل رہے ہیں اس کے تناظر میں اصل میں حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو مہنگائی پوری دنیا میں ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب 2 سال کرونا رہا ہے، کووڈ-19، تو اس کی وجہ سے تمام ذرائع آمد و رفت، رسل و رسائل، اور خواہ وہ زراعت ہو، خواہ وہ تعلیم ہو، ہوا بازی ہو، کوئی بھی محکمہ، وہ تقریباً سٹک رہا. ان 2 سالوں میں جو اناج گوداموں میں پڑا تھا، یا جو بیج تھے، یا جو کھاد تھی، کیونکہ پروڈکشن تو رک گئی، لوگ فیکٹریوں میں نہیں جا رہے تھے، لوگ کھیتوں کو نہیں جا رہے تھے، ٹرانسپورٹ بند تھی، روڈیں بند تھیں، ایک خاص قسم کی دہشت تھی کرونا کی. تو اس کے اثرات تو ظاہر ہونے تھے، اور وہ انٹرنیشنلی ہوئے ہیں. صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، پوری دنیا میں یہی حال ہے. تو میں بات کر رہا تھا، تھوڑا موضوع سے ہٹ گیا ہوں، کیونکہ میں بات لکھ کے نہیں کرتا ہوں، میں فی البدیہہ بات کرتا ہوں. جی، تو ذکر ہو رہا تھا کہ پاکستان اس حالت پہ کیوں پہنچا. تو ایوب خان صاحب کے بعد بھٹو صاحب آئے، انہوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، مساوات کا. انہوں نے کارخانے کو میا لیے، وہ کارخانے بیکو، اتفاق، فاؤنڈری، بڑے بڑے نام جن کو دیکھنے چون لائی چائنا کے وزیر اعظم آئے تھے. فخر تھا ان کو کہ پاکستان میں یہ بڑے مشہور کارخانے ہیں جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے. تو بھٹو صاحب کے دور میں رائس ہسکنگ مشینیں، فلور ملز، سکول، کالجز، بینکس، یہ تمام ادارے کو میا لیے گئے، لوگوں کے کاروبار چھین لیے گئے. اب لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، لہذا بزنس مین نے کوئی ایسی انوائرمنٹ، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی ساحل تلاش کرنی شروع کر دی جہاں جا کے وہ آرام سے اپنا کاروبار کر سکے. بھٹو صاحب کے فال کے بعد ایسے ہوا کہ مرحوم ضیاء الحق صاحب، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ آ گئے. ان کے دور میں جب کڑا احتساب شروع ہوا تو یاد ہے کہ گورنر غلام مصطفیٰ کھر صاحب انگلینڈ کی سڑکوں پہ خود وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں صحیح طرح کھانا کھا سکتا. تو ایک کاری ضرب اور لگی. اب سیاستدانوں نے، کیونکہ سیاستدان ہمارے ملک میں زیادہ تر لینڈ لارڈ تھے، فیوڈل تھے، بزنس مین تھے، غریب آدمی صرف بھٹو صاحب کے ووٹوں پہ آیا اور اس کی بھی چھٹی ہو گئی. اس کے بعد عام آدمی قومی یا صوبائی اسمبلی کا نہ تو ممبر بڑا، نہ وہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس الیکشن لڑنے کے وسائل نہیں ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا، اس میں شاید زرداری صاحب بھی شامل تھے، اس میں نواز شریف بھی شامل تھے. ان لوگوں نے بیرون ملک اپنے کاروبار اسٹیبلش کرنے شروع کر دیے، کیونکہ ایوب خان صاحب کا مارشل لا لگ چکا تھا، بھٹو صاحب کی حکومت برخاست کی جا چکی تھی، پھر ضیاء الحق صاحب آگے تھے، اور ابھی بھی تلوار ان کے سروں پہ لٹک رہی تھی کہ کسی وقت بھی ایک اور مارشل لا بھی آ سکتا ہے. تو واقعی پھر مشرف صاحب آ گئے. تو جتنے بھی
कारोबारी हजरात थे, उन्होंने ऐसे महफूज पॉकेट्स तलाश की, हाँ वो इंग्लैंड है, हाँ वो दुबई है, ऑफ शोर हैं, पनामा है, कुछ भी है, ताकि अपना वहाँ बिज़नेस इस्टेब्लिश करें। क्योंकि पाकिस्तान में तो आए दिन कोई ना कोई कानून बदलता है, फिर मादरत के साथ अदालती कत्ल भी होते हैं, तो लोगों ने अपने आप को गैर महफूज समझा। पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आनी रुक गई, क्योंकि जब मकामी लोग खुश नहीं थे तो बाहर से कौन आता। तो इस चीज़ ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। आज भी उसके असरात हमारी मईशत पे हैं। फिर ऐसा ऐसा डी नेशनलाइज हुए और अवाम बेचारे रुल रहे हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नया हॉस्पिटल, कोई नया स्कूल, कोई नया कॉलेज अगर बना भी है तो वो ना होने के बराबर है। उसके मुकाबले में माफिया ने बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक इस्टेब्लिश कर लिए हैं, जहाँ एक आम शहरी रोज़ाना बेचारा लुटता है। हर जगह पे, रेलवे स्टेशन से लेके, कचहरी से लेके, इंसाफ से लेके, थाने से लेके, जहाँ जहाँ भी शहरी को सहूलत है, हाँ वो लेबॉर्ट्री है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे बेचारा 10 से 20 गुना ज़्यादा पे करके तो सरवाइव कर रहा है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इन्हीं माफिया ने पाकिस्तान में सेवरेज की लाइनें बिछने दी, क्योंकि जो फ़ॉरेन की कंपनियां, उनका इतना महंगा पानी वो कैसे बिकता। जनरेटर माफिया ने, बैटरी माफिया ने डैम नहीं बनने दिए, उन्होंने अवाम को जकड़ा हुआ है। इसी तरह प्राइवेट स्कूल माफिया ने, कॉलेजेस ने नए कॉलेज नहीं बनने दिए, और माँ बाप बेचारे आला तलीम दिला के भी बच्चे बेरोज़गार हैं, क्योंकि जो सीटें होती हैं उन पे वही लोग, उनके ही भतीजे भांजे वही सिलेक्ट होते हैं। एक आम आदमी का बच्चा 20-20, 30-30 CV बेच के भी बेचारा थक हार के बैठ जाता है, या सैंडविच या बर्गर, या फिर गलत राह पे चलने वाला डाकू या चोर बन जाता है। ये अलमिया है हमारे माशरे का। और अगर कोई पूछे करप्शन की सबसे बड़ी वजह, तो करप्शन की सबसे बड़ी वजह खुद हुकूमत की ये पॉलिसीज़ है। एक बहुत ही ईमानदार अगर आदमी है, उसकी 30,000 सैलरी है, जब वो 24,000 बिजली का बिल देगा तो खाएगा कहाँ से? रिश्तेदारों से, दोस्तों से कब तक मांगेगा? आजकल जिसकी तनख्वाह 30 से 40,000 है, मेरे नज़दीक वो बेरोज़गार है, क्योंकि जो शायद सिर्फ किचन आइटम 500 से 700 में आ जाती थी, अब वो तकरीबन 1500 से 2000 में आती है। यह बहुत बड़ा अलमिया है। इमरान साहब की भी अगर गवर्नमेंट आ जाएगी और 10 मरतबा भी आ जाए, मेरा ख्याल है इस मर्ज़ का इलाज उनके पास भी नहीं होगा, मैं दावे से कहता हूँ। बल्कि उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, ये लॉन्ग मार्च वगैरह उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर यही TV के कैमरे होंगे और यही उनकी की हुई तकरीरें होंगी और यही सहाफ़ी TV पे बैठ के सवाल जवाब कर रहे होंगे। क्योंकि मुल्की मईशत को अगर देखें तो समझ तो आती है कि क्या हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। बस एक मैसेज है कि दफाई इदारों, कौमी इदारों की तकरीम करें, इज़्ज़त करें,